Assalamu alaikum. How are you, Charlene? Okay, now this is a my class. I remember now. Okay, so how far have you been in your studies? कितनी पढ़ाई हो चुकी है, कितना रहता है, साथ साथ हो रही है या नहीं हो रही? यस मैम, जैसे आप चैप्टर्स पढ़ा रही हैं तो वो साथ साथ चैप्टर तो पूरी नहीं हुई अभी, लेकिन लाइक एक वर्कबुक है मेरे पास, उसके साथ साथ मैं कंप्लीट करके और बीपीपी किट और वो किट सॉल्व कर रही हूँ। That's great. That's great. I'm glad to know this. अच्छा मुझे बताएं कितने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं? चैप्टर 1, चैप्टर 2 हो चुका है। बिजनेस ऑर्गेनाइज फोर मैम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। नो मैम, ये हम कर रहे थे आई अच्छा थिंक, ये 18 यही और लास्ट क्लास 19 में हो कर चुके हैं। रहे थे जी। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। सो आज हम करेंगे चैप्टर 5, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। ओके, यस पेज मैम। नंबर 23। And I'm feeling good that you have fixed your mic. I can hear you now. It's going to be fun today, inshallah. अच्छा आज मैं इस चैप्टर को एक नए अंदाज से पढ़ाऊंगी, ठीक है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, इन तीनों चीजों के बारे में हमें देखना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली हम देख रहे होंगे व्हाट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। There are two types of organization. One is formal and one is informal. Formal के साथ informal जुड़ी हुई होती है एक साथ, यानी ये दोनों रन कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है। Can you tell me how is it possible? Or can you tell me that how you think an informal organization can work alongside a formal organization? Any idea? मैम, जो होते हैं ज्यादा अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा होती है किसमें होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में, ओके। और क्या हो रहा होता है बेसिकली? Okay, now the thing, yes, मैम, ये हमने ये चीज जो आप थोड़ी पढ़ ली थी, पढ़ ली थी। थोड़ा सा आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर लिया था हमने। थोड़ा स्क्रॉल करें। एक मिनट, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कहाँ हाँ तक हमने चेक किया करके था। बताओ। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, इसमें जो है 3 लेवल्स ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन, डिविजनलाइजेशन। मैम, आपने इंट्रो दिया था, उसके बाद वी हैव टू कंटिन्यू। हाँ उसके बाद आई थिंक क्लास शायद डिस्टर्ब हो गई थी, इंटरनेट का मसला हो गया जी था, जी है ना? जी जी राइट। जी। सो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली इनफॉर्मल इदारा एक फॉर्मल इदारे के साथ ऑपरेट कर रहा होता है। और इनफॉर्मल इदारे का क्या मतलब है? पहले तो फॉर्मल को हम समझ लेते हैं। फॉर्मल में क्या हो रहा है? फॉर्मल तरीकेकार है, रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, एक डायरेक्टर है। अगर हम स्कूल ले लें, स्कूल एक इदारा है। स्कूल में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंडर वाइस प्रिंसिपल है, फिर ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट टीचर्स हैं, फिर उसके बाद स्टाफ है, आईटी डिपार्टमेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये सब। तो ये एक फॉर्मल इदारा हो गया जहाँ पे एक फॉर्मल सेटिंग चल रही है। Everybody knows their position, everybody knows their function, everybody knows their where they are standing, and what is the protocol, what is the structure, हम कैसे मूव अराउंड करेंगे, हम किस तरह वर्क करेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक काम होगा, द टाइमिंग्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफॉर्मल इदारा इसी फॉर्मल सेटिंग में साथ साथ चल रहा है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल?
Any idea? Because without an informal organization, formal organization is not possible. Okay, but how? That's my question. एक इनफॉर्मल, अब एक इनफॉर्मल मेरे माइंड में तो ये चीज आ रही है, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम घर में गेट टुगेदर कर रहे होते हैं या घर का कोई फंक्शन होता है, तो उसमें कोई प्रोटोकॉल, कोई पॉलिसी, कोई रूल नहीं होता कि कोई ब्रेक करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो पेनल्टी हो जाएगी, तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सब मिलकर एक काम कर रहे होते हैं, शादी की तैयारियां चल रही होती हैं या कोई दावत की तैयारी चल रही होती है, और सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और सब हंसी खुशी करके खत्म हो जाते हैं। अगर बीच में कोई काम छोड़ देता है तो कोई उसको एज सच आंसरेबिलिटी नहीं होती या बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ना इन अ बिकॉज कॉर्पोरेट तरह से अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी नहीं होती, अच्छा। लाइक हम अकाउंटेबल उस तरह लाइक आंसरेबल नहीं होते इनफॉर्मल में जितना फॉर्मल में होते हैं। हम्म। बट यहाँ पे तो अब यही बात हो रही है ना कि फॉर्मल इदारे में एक इनफॉर्मल सेटअप हुआ हुआ है, तो ये कैसे हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक फॉर्मल इदारे में जहाँ पे हर चीज फॉर्मलाइज चल रही है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो 9 to 5, वहां एक इनफॉर्मल सेटिंग कैसे बन रही है? Okay, now the thing is here that in the corporate businesses, ये चला कौन रहा है? Who is running them? Who is running these formal organizations? मेंबर्स। Exactly. The members who are people, humans. And we humans, it's our social need to make friends. It's our social need to live in a group in which we feel comfortable, in which we feel empowered, right? Now, because this is a need, and if this need is not fulfilled, आप देखो एक इदारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, इफ यू आर गोइंग एंड डूइंग अ जॉब 9 to 5, कितने घंटे आप वहां सर्व कर रहे हो या अपने दिन के गुजार रहे हो? ऑलमोस्ट 10 hours। 10 घंटे आप सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठ के स्माइल तो नहीं कर सकते ना, या काम तो नहीं कर सकते। यू नीड पीपल अराउंड यू विथ whom you can have lunch, with whom you can have a cup of tea, with whom you can exchange some thoughts, some ideas, express yourself, and so on and so forth। तो इदारे में अगर 100 लोग भी काम कर रहे हैं तो 100 का 100 बंदा अपनी छोटे 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 इनफॉर्मल ग्रुप्स बना लेगा, फ्रेंड्स बना लेगा, दोस्ती हो जाएगी, गप लगेगी, कॉन्वर्सेशंस होंगी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस होंगे। 10 घंटे की ड्यूटी में आप रोबोट बन के काम नहीं कर सकते। तो बिकॉज जब ये सेटिंग, छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, तो आपको पता है कि ये ग्रुप में हो सकता है 5 लोग हों, इस ग्रुप में 4 हों, इस ग्रुप में 3 हों, इस ग्रुप में 7 हों, इस ग्रुप में 10 हों, इस ग्रुप में 3 हों। इट इज पॉसिबल। अब ये जो 5 बंदों का ग्रुप है, इसका चाहते ना चाहते एक बंदा पिवटल पॉइंट बन जाता है या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जिसको हम लीडर भी कहते हैं। लीडर बन जाता है यानी वो शख्स, उसकी जो शख्सियत है, उसकी नेचर में डोमिनेंस है, डोमिनेंट है। तो एक बंदा डोमिनेंट है, बाकी 4 उसके चेले हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसके हर ओपिनियन पे कंफर्मेशन, वैलिडेशन देते हैं। वो जैसा कहे, उसने अगर कह दिया कि अरे ये दारे ने ये क्या डिसीजन ले लिया कि ब्रांच बंद करवा दी, ये तो बिल्कुल मुनासिब फैसला नहीं था, तो सब बोलेंगे हाँ हाँ यार तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। तो बाकी सब उसकी हर बात में हाँ मिला रहे हैं। और ये शख्स जो है, ये डोमिनेंस क्रिएट करे। इसी तरह हर ग्रुप में कोई ना कोई होगा, हर ग्रुप में, और जिसका जितना बड़ा ग्रुप, उस बंदे का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस। बात समझ आ रही है? यहाँ पे वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ये 7 लोगों की टीम है। हो सकता है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसी एक को फॉलो कर रहा है, और उस डिपार्टमेंट में 20 लोग हैं या 15 लोग हैं। तो it happens that there are some dominant characters in the organization that are playing pivotal role informally, not formally। उनको शायद कोई पोजीशन नहीं दी गई एज अ मैनेजर, ना एज अ सुपरवाइजर उनकी कोई पोजीशन है, बट वो शख्सियत की एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि सब उसकी बात मानते हैं, सब उसको फॉलो करते हैं, सब उसको आइडियलाइज करते हैं, सब उसके पीछे पीछे होते हैं। वो उसके अंदर सोशल स्किल बहुत ज्यादा होती है।
तो अब ये देखें, एक फॉर्मल सेटअप में एक इनफॉर्मल सेटअप बन गया है। और अब आप देखें कि ये एम्प्लॉइज 2-2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं इस इदारे में काम करते हुए, तो उसका उतना ज्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी। यस और नो? अब यस मैम। अब इदारे को अगर कोई भी फैसला करना है और वो फैसला उसने अनाउंस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक फैसला है ब्रांच बंद करने का, तो ब्रांच बंद करनी है, अब उसने ऐसे ही अनाउंस कर दिया, तो सब लोगों का, यानी ये जो पिवटल पॉइंट्स हैं, इन सब का अलग अलग रिएक्शन होगा। कोई फॉर बोलेगा, कोई अगेंस्ट हो जाएगा। हो सकता है ये 3-4 ग्रुप्स बोले बड़ा अच्छा डिसीजन है, और ये 3 ग्रुप्स बोले बड़ा बुरा डिसीजन है। और जो जिन्होंने बोला कि बहुत बुरा डिसीजन है, हो सकता है वो कोई प्रोटेस्ट करें। यस और नो? हो सकता है ये कोई टीमिंग कर ले और बोले नहीं, आप ये अपना फैसला वापस लीजिए। हो सकता है इनका कोई सैलरी कोई कट होने वाली है, या कोई बोनस मिलने वाला है, या कोई बोनस मिलना था वो रुक गया है। कोई भी डिसीजन हो सकता है ना बिजनेस का। तो ये ग्रुप उसके अगेंस्ट मुसलसल अगर खड़ा रहेगा, तो इदारे को क्या फेस करने पड़ेंगे? हर्डल्स। हर्डल्स, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। समझ आ रही है आपको बात? इसी तरह तो ट्रेड यूनियंस भी बन जाती हैं, सारी लेबर एक साथ जमा हो जाती है और अपनी मनमाती है। सो यहाँ पे ये जो पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं ये लीडर्स, अब अगर इदारा समझदार है तो वो दो चीजें कर सकते हैं। नंबर वन, वो ये इनफॉर्मल सेटिंग बनने ही ना दे। कैसे? वो अपने एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स खुद फुलफिल करे। यानी इदारा अपने मैनेजर्स को ऐसा ट्रेन करे कि मैनेजर्स खुद एक पिवटल पॉइंट हो। वो किसी और को पिवटल पॉइंट बनने ही ना दे, वो इनफॉर्मल सेटअप बनने ही ना दे। उनकी सारी सोशल नीड्स, एम्प्लॉय की सारी सोशल नीड्स वो मैनेजर से वो ऑर्गेनाइजेशन खुद फुलफिल कर रही हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वो मैनेजर इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, यहाँ जाके इनके साथ दोस्ती करे, इनके साथ इनफॉर्मल सेटअप में इनको बताए कि इदारा ये करने वाले, ये करने वाले, तो ताकि इन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, उनका पर्सपेक्टिव पहुंचे, और ये लोग फिर कोऑपरेट करें। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी इनके पास ये है कि ये स्मार्टली प्ले करें और ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से पिवटल लोग हैं जो अगर हमारे हक में आ गए ना, तो फिर पूरा इदारा ही हमारे हक में आ जाएगा। तो उनको पता चल गया इदारे को कि ये एक बंदा इस डिपार्टमेंट से, एक बंदा इस डिपार्टमेंट से, एक इस डिपार्टमेंट से, एक ये, एक ये, एक ये 5 लोग अगर हमारे फेवर में आ जाए ना, तो पूरा इदारा समझो हमारे फेवर में होगा। कोई इस फैसले में ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो इदारे के हेड ने, डायरेक्टर ने, या जो भी मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने इन चारों या पांचों को बुलवाया जो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरे इदारे पे। उनको बुला के उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया कि देखो, कंपनी इस मुश्किल दौर से गुजर रही है, हम सोच रहे हैं कि एक डिसीजन हमने लिया है, मगर हम अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि पूरा इदारा हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, बागी हो जाएगा। बट हमें ये लगता है कि आप पांचों जो है ना, यहाँ के सबसे जहीन तरीन लोग हैं, जहीन तरीन एम्प्लॉयज हैं हमारे, और आप इस बात को जरूर समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इदारा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट, कि ये चीज जरूरी थी, या ये फैसला इस वक्त कंपनी के बेनिफिट के लिए जरूरी था, आप सबके बेनिफिट के लिए जरूरी था। तो हमने सोचा हम पहले आपको कॉन्फिडेंस में लें, क्योंकि आप समझते हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप समझोगे, हम ये जानते हैं कि आप समझदार हो, हम ये जानते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल्स हो, और आप हमारे हर इदारे के जेम्स हो। तो हम आपको पहले, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि हमने डिसाइड किया है कि फलानी ब्रांच को शट डाउन कर दिया जाए। हमने डिसाइड किया है कि हम डी लेयरिंग करें। हमने डिसाइड किया है कि हम इस साल बोनस ना दें। हमने डिसाइड किया है कि फला फला चीज को ऑनलाइन ले जाया जाए। हमने डिसाइड किया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम एक्सेप्ट करें, वेलकम करें, और एआई, बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा और एआई को उसकी जगह लेकर आए, रोबोट्स को लेकर आए। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोग समझते हैं? क्या आप लोग हमारा साथ दे सकेंगे इसमें? क्या आप लोग को लगता है ये इदारे के लिए बेहतर होगा? तो इस तरह जब आपने इन पांचों से इनकी इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी पार्टिसिपेशन, इनके ओपिनियंस ले लिए ना, तो आपको पूरे इदारे की पिक्चर पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है, कि कितने अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे और कितने फेवर में होंगे।
और इनसे भी जब आप इनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो देर इज अ हाई चांस कि ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और जब इन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया तो समझ जाए पूरा इदारा आपका हुआ, क्योंकि इनका बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है पूरे इदारे पे। ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन इज मेड आउट ऑफ द पीपल, and if the people are not willing to cooperate, if the people are not willing to work, if the people are not willing to contribute towards the objective of the organization, it becomes very difficult for the organization to work and to reach their ultimate success. बात समझ आ रही है? अब हम इसकी डिटेल में एंटर होते हैं। इनफॉर्मल इदारे के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, उसी तरह फॉर्मल के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने खुद से गो थ्रू करना है, जनरल नॉलेज से बहुत सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। इनफॉर्मल इदारे में दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें जाननी है। नंबर 1 ग्रेप वाइन, नंबर 2 बुश टेलीग्राफ। What is grapevine and what is bush telegraph? Any idea? Hello, any idea? ग्रेपवाइन किसे कहते हैं, बुश टेलीग्राफ किसे कहते हैं? ऑल राइट, ग्रेप वाइन इज बेसिकली, इसको हम कहते हैं अंगूर की बेल। क्या है? अंगूर की बेल। अब इसको तशबीह दी जा रही है अंगूर की बेल से। ये एक कम्युनिकेशन स्टाइल है जो इनफॉर्मल स्टाइल है कम्युनिकेशन का, एंड इसको कहा जाता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ता है आगे। इट्स एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, जैसे कि एक अंगूर की बेल ग्रो होती है वेरी फास्ट। और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा फास्ट है, और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा तेजी से पहुंचती है। इट हैज अ स्पीड, बट द थिंग इज दैट द प्रॉब्लम विद इट is that it is notoriously inaccurate. अब इसकी मिसाल लेते हैं। एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, ठीक है, डायरेक्टर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और मुद्दा ये है, डिस्कशन ये करना है कि भाई हमारी 4 ब्रांचेस हैं कराची में, हम चाह रहे हैं कि 2 ब्रांचेस को शट डाउन कर लें। 2 ब्रांचेस को शट डाउन करने के बेनिफिट्स क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, उस पर आज हमें डिस्कशन करनी है और एक डिसीजन पे पहुंचना है। तो ये डिस्कशन चल रही है बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स के दरमियान। इतने में ही एक पियोन आ जाता है चाय का कप लेकर सबके लिए। वो चाय दे रहा है और ये डिस्कशन चल रही है, उसके कान में बात पड़ती है कि अरे 2 ब्रांचेस, कोई 2 ब्रांचेस को बंद करना है। अब वो कौन सी है पता नहीं, वो ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, और इसके ऊपर बात चल रही है। अब पियोन के कान खड़े हो गए, तो वो फटाफट बाहर जाके जिससे भी उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती है ना, उसने सबसे पहले उसको बताया, तुमको पता है अंदर क्या बातें चल रही है, तुमको पता है अंदर वो क्या रहा है, तुम्हारी सोच है, ये 2 ब्रांचेस बंद करने का सोच रहे हैं ये लोग। क्या? अच्छा, क्यों? मगर क्यों? पियोन कहते हैं मुझे क्या पता, मुझे जो सुना मैंने आके तुम्हें बता दिया। अब ये क्या हो रहा है, बाहर गॉसिप शुरू हो गई। अब उसने फिर अपने किसी दोस्त को बताया, उसने अपने किसी दोस्त को बताया, फिर हो रहा है कि यार हमें तो कहीं और जॉब देखनी शुरू कर देनी चाहिए, पता नहीं ये ब्रांच ही ना हो जिसे बंद करने चाह रहे हो। और अगर ये ब्रांच बंद करने का सोच रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कंपनी शायद फाइनेंशियल मुश्किलात से गुजर रही है, हो सकता है ये मसला हो। ओ नो, यानी ये कंपनी अच्छी नहीं है, यानी कहीं और, मतलब अब आप देख रहे हो, अब ये सनसनी फैल गई है बात अंदर। हालांकि ये बात अभी खत्म भी नहीं हुई, कंक्लूजन भी नहीं हुआ, हो सकता है ये पूरा आइडिया ही रिजेक्ट हो जाए, nobody knows, but it is being spread so fast. This this way or this style of informal communication, which is known as grapevine, is called notoriously inaccurate. Notoriously का मतलब है बदनाम, यानी ये ग्रेप वाइन वाला स्टाइल बदनाम है इसलिए क्योंकि ये इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाता है। आधा सच आधा झूठ, पूरा सच तो नहीं है ना, रूमर बन गया ना फिर तो ये। तो इसलिए इसको इनकरेज नहीं किया जाता, इसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये नोटोरियसली इनएक्यूरेट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मर्जी आए करो, टाइम लगेगा, अंदर फैसला होगा, सबके साइन होंगे, फिर ऑफिशियल ईमेल चलेगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, हो सकता है 4 महीने लग जाए, हु नोस। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस तेजी से बढ़ रही है, तो आप इसको रोक नहीं सकते।
आप किसी की जबान पे ताला नहीं लगा सकते, टेप नहीं लगा सकते, चाहे ये जितनी भी अच्छी ना हो। बुश टेलीग्राफ भी इसी तरह से एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का स्टाइल है, एंड इट हैज द सेम काइंड ऑफ फीचर्स दैट इज इनएक्यूरेट एंड ऑब्वियसली सही बात तो सही लोगों से ही, अथॉरिटेटिव लोगों से ही पता चलेगी ना। इन द लास्ट क्लास मे बी वी डिड द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ गुड कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ अ गुड information. What was it? The mnemonic, if anyone remembers. Do you remember this? Yes, ma'am. Yes. So can you tell me the full form? Yes, accurate, Afia, very good. And a good information must be accurate. Because communication में क्या हो रहा है, हम information Beneficial. को pass on कर रहे हैं. It should be complete Cost and beneficial. cost beneficial, user targeted, Relevant. relevant, and और बताएं, टी का बता दें, ई का बता दें, जिसका याद आ रहा है. Easy to use. Easy to use, authoritative and timely. Okay, so these are the features of a good information, hence of a good communication. कि सामने वाले तक बात पहुंचे, मुकम्मल बात पहुंचे, सही बात पहुंचे, रेलेवेंट बात पहुंचे, टाइम पर पहुंचे, आसान हो, यूजर टारगेटेड हो, कॉस्ट बेनिफिशियल हो. यही सारी कहानी है. ठीक है, तो ये अब कम्युनिकेशन के हमने कुछ चीजें देख ली. अब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि स्ट्रक्चर आखिर किस तरह का है. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, बल्कि पढ़ लें. चलें, Charlene, can you read the definition? Informal organization. An informal organization always exists alongside the formal one. This consists of social relationships, informal communication networks, behavioral norms, and power influence structures, all of which may bypass formal organization arrangements. This may be detrimental or beneficial to our organization depending how it is. मैनेज. सो सबसे पहली चीज इनफॉर्मल फॉर्मल के साथ रहती है. दूसरी चीज, इनफॉर्मल में क्या क्या चीजें बन जाती हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बिहेवियरल नॉर्म्स एंड पावर इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर. जो मैंने बताया ना, छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का नेटवर्क बन गया. बिहेवियरल नॉर्म्स बन रहे हैं, उनके पावर इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई एक शख्स है जो डोमिनेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सबको. ऑल ऑफ विच में बाईपास, बाईपास यानी क्रॉस कर लेंगे लिमिट्स किसके? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स के. यानी ये चैलेंज कर सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स को, बाईपास भी कर सकते हैं. जाहिर है, जब एक ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप में अगर 5-6 लोग 7 लोग अगेंस्ट हैं इदारे के, तो वो अपना प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे. हो सकता है वो फॉलो ना करें, कंप्लाई ना करें, तो ये बाईपास करना हो गया. अच्छा, अब ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इदारे में बन रहा है, ये हो सकता है कि नुकसानदेह हो इदारे के लिए, और ये भी पॉसिबल है कि बेनिफिशियल हो जाए. ये भी पॉसिबल है कि ग्रुप्स में अच्छे लीडर्स आ जाएं और लीडर्स जो हैं उनको सही डायरेक्शन पे लेकर जाएंगे, कंपनी के फायदे की बात करें. तो ये डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. नेक्स्ट, हम यहाँ पे हमने ग्रेप वाइन बुश टेलीग्राफ को डिस्कस कर लिया है. आगे बढ़ रहे हैं. बेनिफिट्स एंड मैनेजरियल. अच्छा, इनफॉर्मल इदारों का बेनिफिट क्या है? नंबर 1, you get employee commitment. They are committed to whom? To the one they want to follow, to the person, to the leader they want to follow. तो इससे एम्प्लॉई कमिटमेंट ज्यादा आ रही होती है उस ग्रुप की, उस लीडर के लिए. नेक्स्ट, नॉलेज शेयरिंग. आपस में एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं. ग्रुप बन जाते हैं ना, 5-6 लोग, दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, दे लव टू शेयर
दे लव ईच अदर टू ग्रो। यहाँ पे लेग पुलिंग नहीं हो रही, यहाँ पर टॉक्सिसिटी नहीं हो रही, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स नहीं हो रही इस ग्रुप के दरमियान। नेक्स्ट, स्पीड फास्ट है, रिस्पॉन्सिवनेस जल्दी जवाब देते हैं, कोऑपरेशन सबसे ज्यादा है। फॉर्मल सेटअप में किसी ने आपको बोला है कि मिस्टर ए आपका बॉस है, आप नहीं चाहते कि मिस्टर ए आपका बॉस बने। तो जब किसी ने आपको बोला है कि मिस्टर ए आपका बॉस है, आपको उसके अंडर काम करना है, हो सकता है आप लोग की फ्रीक्वेंसी मैच ना हो रही हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा हो, तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम हो जाएगी, कोऑपरेशन भी कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इनफॉर्मल सेटिंग में क्या है कि आपने खुद अपनी वो इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया है, उसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके लीडर से आप खुश हो, तो आप उसकी बात रेडली सुन रहे हो और विलिंगली सुन रहे हो, रिस्पॉन्स भी कर रहे हो, कोऑपरेट भी कर रहे हो। तो ये फायदे इनफॉर्मल सेटअप के बताएगा। लेकिन मैनेजर्स को कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी इनफॉर्मल सेटअप में, और वो क्या आएगा कि वो ग्रुप हो सकता है अगेंस्ट हो जाए, बात ना माने, ग्रेप वाइन उसमें आ जाए, रूमर्स वगैरह शामिल हो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम टू इम्पोर्टेंट इन फुलफिलिंग एम्प्लॉइज नीड्स, यानी वो सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स के लिए काम कर रहे हैं, वो इदारे की बेहतरी के लिए नहीं, सिर्फ उनका बोनस मिल जाए, उनका कमीशन हो जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए, उनकी प्रमोशन हो जाए, बस दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट, नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये प्रॉब्लम है। Informal work practices may cut corners violating safety and quality assurance measures. ये बहुत ज्यादा लाइकली है कि जब एक इनफॉर्मल ग्रुप आ जाता है इदारे में, तो इट इज हाईली पॉसिबल कि वो आपस में ना वो डील करके, या यार ये तू कर लेना, ये तू कर लेना, मैं जा रहा हूँ, एक दूसरे पे काम छोड़ा और दूसरे बंदे ने भी नहीं किया, और वायलेट हो गई कंपनी की कुछ अहम तरीन पॉलिसीज, कुछ अहम तरीन सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस मेजर्स। ये है इनफॉर्मल वर्क प्रैक्टिसेस में कट कॉर्नर्स। बात समझ आई, ये चारों प्रॉब्लम्स जो मैनेजर्स के हैं। और इसका इसका हल क्या है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ऑप्शन ए कि वो इदारा खुद एम्प्लॉयज की नीड्स पूरी करे, ऑप्शन बी वो खुद उस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, या ऑप्शन सी कि वो जो है उसको ब्रेक डाउन करें, दे देमसेल्व्स इन द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, या वो जो है उसके डायनामिक्स को हार्नेस करें, यानी उनको, जैसे मैंने थर्ड ऑप्शन में ऊपर बताया था कि उन लीडर्स को बुला के, जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस में लेकर रिलीज करें कि भाई हम ब्रांचेस सोच रहे हैं बंद कर दें, मगर आपकी आपकी रजामंदी बेहद जरूरी है, आपका इनपुट बहुत जरूरी है, यू आर द वैल्यूएबल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, मतलब स्मार्टली प्ले करें। So harnessing the dynamics of informal organization, the management or the strategic apex is playing smartly. And the other two options are, या तो आप खुद ही उनके नीड्स पूरी कर दो, या तो आप खुद उस ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, ताकि उस ग्रुप में वक्तन फवक्तन जो सही बात है वो पहुंचे, और जो गलत बात है उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है जी, ये तीनों हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं। ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? What are the group norms? Any idea? ग्रुप नॉर्म्स, पीपल बिहेवियर। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। आपके घर का एक नॉर्म है कि आप लोग सब मिलकर खाना खाते हो, किसी के घर का नॉर्म है कि वो लोग फजर में उठ जाते हैं, किसी के घर का नॉर्म है कि वो लोग, अगर कोई एक मेंबर भी ना हो तो खाना कोई भी नहीं खाता। तो सबके घर के अपने अपने नॉर्म्स हैं, इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के भी अपने अपने नॉर्म्स हैं। अब लोग तीन तरह से रिएक्ट करते हैं, या तो उन नॉर्म्स को अपना लेते हैं, कंप्लाई करते हैं, दे ओबे। अगर एक कंपनी का नॉर्म है कि वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे सब पंक्चुअली वहां पहुंचे हुए होते हैं, तो ये एक नॉर्म है। तो अगर सब उसको कंप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, ओबे कर रहे हैं। नंबर टू, कोई इंटरनलाइज कर रहा है, यानी पूरे दिल से कबूल कर रहा है और उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लाइक पंक्चुअलिटी। एक होता है कि आप, हाँ सिर्फ इदारे ने कहा है पंक्चुअल होना है, नहीं तो फिर मेरी सैलरी कटेगी, तो आप कंप्लाई कर रहे हो। मगर एक अगर वो आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि नहीं, मैं तो खुद अपनी जिंदगी में, मेरा एक वैल्यू है कि मैं पंक्चुअल रहता हूँ, या मैं लेट जो है मैं नहीं जाता कहीं पे भी, तो आपने इंटरनलाइज कर लिया, फुल एक्सेप्टेंस एंड आइडेंटिटी। एंड थर्ड इज काउंटर कंफर्मिटी, यानी आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप उसको ना एक्सेप्ट कर रहे हो, ना ओबे कर रहे हो, ना इंटरनलाइज कर रहे हो, बल्कि रिजेक्ट कर रहे हो।
आप ब्रेक कर रहे हो उसको, उस नॉर्म को, तो दैट इज काउंट ऑफ कंफर्मिटी। ठीक है, ये तीन बातें क्लियर हैं, आगे बढ़े। सो नॉर्म्स मे बी रीइंफोर्स्ड इन वेरियस वेज बाय द ग्रुप। कैसे रीइंफोर्स किया जा सकता है? आइडेंटिफिकेशन के जरिए, आप बैजेस दें, सिंबल्स दें, अप्रिशिएट करें, जोक्स में लेकर आए, मतलब प्रेस्टीज एंड एक्सेप्टेंस, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे हर कोई खुशी खुशी उस नॉर्म को एक्सेप्ट करे और फुलफिल करे। या फिर आप सैंक्शंस रखें। सैंक्शंस में क्या है कि आपको ये बिहेवियर नहीं चाहिए अपने इदारे में, तो उस बिहेवियर को जैसे ही देखें उसको ऑस्ट्रेस करें या इग्नोर करें या उसको रिडिक्यूल करें या रेप्रिमांड करें, और या तो थ्रेट करेंगे भाई आपको हम सस्पेंड कर देंगे या नौकरी से निकाल देंगे। तो देखो, इंसान जो है ना, बेसिकली ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन को आप किसी एक तरह से बिहेव करने पर मजबूर कर सकते हैं दो तरीकों से, या पेन से या प्लेजर से। पेन से, पेन का मतलब है आपने कोई उसके साथ अटैच कर दिया सजा, पेनल्टी, फाइन, पेन। अगर आप सीट बेल्ट पहन के नहीं गाड़ी चलाओगे तो आप पे इतने दिरहम का फाइन है, दैट्स अ पेन। तो आप उस पेन से बचने के लिए आप मेक श्योर करोगे कि जब भी गाड़ी में बैठोगे बेल्ट लगा के बैठो। प्लेजर, आपने उसके साथ कोई रिवॉर्ड अटैच कर दिया कि अगर आपने इस तरह बिहेव किया तो आपको साल में इतना बोनस मिलेगा या आपको इतना ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस रिवॉर्ड की लालच में बहुत सारे लोग कंप्लाई करेंगे उस नॉर्म के साथ, उस रूल के साथ। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्लेजर, कि आपको बैज मिल रहा है, आपको जिम्मेदारी मिल रही है, आप एम्बेसडर हो, आपका पिक्चर हर जगह होगा कि शी इज द एम्बेसडर ऑफ फलाना फलाना कंपनी, शी इज द सेल्स पर्सन, शी इज दिस दैट। तो बड़ी आपको उस तरह से अच्छी फीलिंग होगी, तो उसके वजह से आप कोई नॉर्म फॉलो कर रहे हो। या सैंक्शन, कोई आपको सजा दी जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि भाई आपको सस्पेंड कर देंगे, तो वो पेन के से बचने के लिए आप वो नॉर्म फॉलो कर दो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, याद रहेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड सैंक्शंस। नेक्स्ट, हॉथॉर्न स्टडीज। हॉथॉर्न स्टडीज यानी कि हमारे पास प्रोफेसर एल्टन मायो, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये स्टडी की ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, अच्छी खासी रिसर्च एंड स्टडी की, जिसके बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि भैया जो इंसान है ना, वो अपने चुनिंदा यानी इनफॉर्मल ग्रुप्स, अपने चुनिंदा पावरफुल इन्फ्लुएंस के पीछे पीछे चलते हैं। अगर ये शख्स है, यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, ये डोमिनेंट पर्सन है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने अगर कहा कि कंपनी ने सही फैसला नहीं लिया, ये सारे चेले बोलेंगे हाँ 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 सही कह रहे हो। और अगर मिस्टर एक्स ने कहा कि नहीं ये कंपनी ने बिल्कुल सही फैसला लिया, सारे बोलेंगे हाँ 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 तुम सही कह रहे हो। तो ह्यूमन रिलेशन में ये पता चला, प्रोफेसर एल्टन मायो ने ये बात पता लगाई कि इनफॉर्मल ग्रुप्स में पावरफुल इन्फ्लुएंस का बड़ा किरदार है। और ये लोग परफॉर्म बेटर करते हैं जब ये इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब ये अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं तो ये शायद उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये बात सामने आ गई। तो अब ये जो पावरफुल पर्सन है, ये अगर मैनेजर या सुपरवाइजर कंपनी का खुद बन जाए, तो फिर ये इदारा खुद इसमें एफर्ट डाल रहा है कि वो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनने ही ना दे, और वो खुद एक मेजर पिवटल रोल प्ले करे इस चीज में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर। मिंट्सबर्ग ने कहा कि इदारे में 5 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं। ये टाइपिंग एरर है। स्ट्रेटेजिक एपेक्स, मिडिल लाइन, ऑपरेटिंग कोर, टेक्नोस्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्टाफ। स्ट्रेटेजिक एपेक्स, डायरेक्टर लेवल के लोग, जो लोग कंपनी का विजन, मिशन, मंजिल, गोल, ऑब्जेक्टिव ये सब डिसाइड कर रहे हैं। मिडिल लाइन जो हेल्प कर रही है स्ट्रेटेजिक एपेक्स के ख्वाब को पूरा करने में, ऑपरेटिंग कोर तक वो बात पहुंचाकर उनसे डे टू डे बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स फुलफिल करवाकर। सपोर्टिंग स्टाफ, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सारी लोग हो गए। टेक्नोस्ट्रक्चर आपसे आईटी रिलेटेड डिपार्टमेंट, हर इदारे में अब तो आईटी रिलेटेड डिपार्टमेंट होता ही है। तो ये 5 कंपोनेंट्स हो गए आपके। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? आर यू विथ मी गाइस?
सो ये इसकी चीजें आप ये टेबल पढ़ लीजिएगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर देयर। सो गए सारे सो गए, हाँ। किधर चले गए? हेलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप आ गया, एक बंदा तो जाग गया और दूसरा बंदा लग रहा है चला गया है कहीं। अच्छा जी। Now categories of organization: simple structure, machine bureaucracy, professional bureaucracy, divisionalized, ad hocracy. Okay. Now simple structure, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड एंड ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर। एक बंदा है, उसके नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। मशीन ब्यूरोक्रेसी, एआई ऑपरेटेड है, मशीन ऑपरेटेड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही हैं, फ्रिजेस बन रहे हैं, मशीन्स बन रही हैं, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा मशीन ऑपरेटेड काम है, ठीक है। मशीन का ज्यादा इस्तेमाल है, देयरफॉर मशीन ब्यूरोक्रेसी। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, ये स्किलफुल लोग हैं, जैसे कि लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, सर्जन्स, ठीक है, फैशन डिजाइनर्स, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये यही काम ये ऑपरेटिंग कोर का हिस्सा है और ये प्रोफेशनल्स हैं। अब जैसे कि मैं लेक्चरर, ओके, टीचर्स, they are specialists of their own subjects, and therefore they are also part of the operating core, and therefore they are known as professional bureaucracy. नेक्स्ट, डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल कोर होता है और उस कोर के तहत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, एंड वो सेंट्रल कोर से ही सारी गाइडलाइंस आ रही होती हैं, एंड उस वहीं से सारे गोल्स बन रहे होते हैं, एंड दिस इज नोन एज डिविजनलाइज्ड। एक सेंट्रल कोर है, एक मिडिल लाइन है, एक ऑपरेटिंग कोर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, स्ट्रेटेजिक एपेक्स, मिडिल लाइन, ऑपरेटिंग कोर। तो ये डिविजन्स हो गए ना, डिपार्टमेंट्स हो गए, लेयर्स हो गए। नेक्स्ट, एडहोक्रेसी। जहां भी ये वर्ड आए एडहॉक, समझ जाओ इट मींस इमरजेंसी। इट्स एन इमरजेंसी, इमरजेंसी, कोविड आ गया, क्या करें? एडहॉक कमिटी बनाओ, कोविड की कमिटी बनाओ, बिठाओ डॉक्टर्स को, बिठाओ यूनिवर्सिटी पीपल को, बिठाओ हेल्थ सेक्टर से लोगों को, बिठाओ डिसाइड करो करना क्या है, बिजनेसमैन को बिठाओ, क्या करना है, लॉकडाउन करना है, नहीं करना है, कौन सी वैक्सीन, नई वैक्सीन, कैसे ऑपरेट करना है। एडहोक्रेसी, टास्क ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड। कोई भी टास्क आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट आ सकता है जो कि इमरजेंसी बेसिस पे हो, अर्जेंसी बेसिस पे हो, और उसकी बेसिस पर आपने फैसला करना है, आपने डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, कमेटी बिठानी है, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, यानी इदारों में इस तरह का स्ट्रक्चर बना है कि फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए गए। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं किसी भी इदारे के? कैन यू टेल मी what are the different functions in an organization? Okay, there's production, there's administration, there is manufacturing, there is sales, there is finance, there is R&D। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। इन फंक्शंस के बेस पे डिपार्टमेंट डिवाइड हुए हैं। दूसरा तरीका है ज्योग्राफिकल बेसिस, जिसमें रीजन या कंट्री वाइज ब्रांचेस बनी हुई है। ये गुलशन ब्रांच है, ये क्लिफ्टन ब्रांच है, ये नॉर्थ ब्रांच है, ये कराची की ब्रांच है, ये लाहौर की ब्रांच है, ये न्यू दिल्ली की ब्रांच है, ये लंदन ब्रांच है। तो ज्योग्राफिकल बेसिस। थर्ड, ब्रांड बेसिस, प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स बेसिस। मैट्रिक्स में क्या होता है? एक बंदा होता है, वो 2 लोगों को जवाबदेह होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी जवाबदेह है और वो डिपार्टमेंट मैनेजर को भी जवाबदेह है। तो ये मैट्रिक्स बेसिस हो गया, ठीक है। एंड देन वी हैव हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, जिसमें एनी 2 कॉम्बिनेशंस आर देयर। इट कुड बी geographical and centralized, it could be brand and centralized, decentralized, so that's a hybrid। ठीक है, आगे बढ़े हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने खुद से देख लेने हैं। ओके, वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस। कस्टमर डिपार्टमेंटेशन, कस्टमर वाइज आपने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक कस्टमर है जो कस्टमाइज्ड कस्टमर है,
एक कस्टमर है रैंडम है, एक कस्टमर है जो आपके साथ बंधा हुआ है, आपका लॉयल कस्टमर है। तो ये कस्टमर वाइज भी आप डिवाइड कर सकते हो सेगमेंट्स को, डिपार्टमेंट्स को। यानी कि अगर आप जैसे मॉल में जाते हो तो आप देखते हो कि एक ही ब्रांड होता है मगर उसके 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है फॉर किड्स, एक होता है फॉर वुमेन, एक होता है फॉर मेन। तो ये कस्टमर डिपार्टमेंटेशन हो गई। Next, divisionalization. In a divisional structure, some activities are decentralized to business units or regions. Decentralized and centralized, इन दोनों में क्या फर्क है? What's the difference? Centralized means all information are collected and controlled from one place and branch office. ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि आप जो हैं, लाइक वी नो दैट देयर इज अ सेटिंग, एसीसीए का हेड ऑफिस कहाँ है? इट्स इन यूके लंदन, राइट? तो सारी चीजें, सारी पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो रही है? लंदन हेड ऑफिस से हो रही है। सारे क्वेश्चन पेपर्स वहां से बन के आ रहे हैं, रिजल्ट्स वहां से अनाउंस हो रहे हैं, फी रिसीव वहां पे हो रही है। पूरी दुनिया में मोर देन 164 कंट्रीज में एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, बट ऑल द ऑपरेशंस एंड कोर डिसीजंस एंड पॉलिसीज आर बीइंग कंडक्टेड थ्रू लंदन हेड ऑफिस, राइट? So that is how it is, divisionalization. In a divisional structure, some activities are decentralized. This is a centralized pattern. डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? इसका ऑपोजिट, कि हम अथॉरिटी दे देते हैं डिफरेंट ब्रांचेस को कि भाई आप अपने अपनी ब्रांच खुद चलाओ, अपनी डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज खुद बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर एसीसी डिसेंट्रलाइज चलाएगा तो हर कंट्री को बोलेगा भाई आप अपनी कंट्री के बच्चों के पेपर्स खुद, एग्जामिनेशन खुद ही कंडक्ट करें और खुद ही इस पे चेकिंग करें, एंड हमें बस आप एक रॉयल्टी भेज दीजिएगा, दैट्स ऑल। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। बट सेंट्रलाइज में क्या है? ऑल द अथॉरिटी एंड ऑल द पॉलिसी एंड ऑल द ऑटोनॉमी रिमेन्स विद द हेड ऑफिस। ओके, आगे बढ़े। एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद देख लीजिएगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, product organization to suit the requirements of brand marketing or production technologies, customer organization, particularly in marketing departments to service key accounts. Hybrid structures may involve a mix of functional departmentation. Hybrid structures में the combination of any two structures combination आ रहे हैं। अच्छा, सिंपल स्ट्रक्चर में एक हेड है, 5 लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, 10 लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट ए मैनेजर, प्रोजेक्ट बी मैनेजर, प्रोजेक्ट सी मैनेजर, ये हर डिपार्टमेंट को से कनेक्टेड है, हर डिपार्टमेंट से ये इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो हो रही है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो रही है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब एक एक करके जरा पढ़ें। व्हाट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, what's a horizontal structure, and what's a chunked and unglued structure? I'm giving you 2 minutes. Just go through these 3 definitions and then explain it to me. What did you understand?
जी पढ़ लिया, कुछ समझ आया? आखिर शार्लिन हैज लेफ्ट, आई होप एवरीथिंग इज फाइन ऑन हर एंड। खैर आज हम इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट करके ही उठेंगे। जरा बताइए मुझे, फ्लैट स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, चंक्ड एंड अनग्लूड स्ट्रक्चर, क्या फर्क है? Flat structure means all employees have same power and authority. Okay. बेसिकली फ्लैट स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं, लेकिन दो दो स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। As you can see, this is a tall mountain. This is a tall structure. अब इसमें आप देखें कौन कौन से लोग हैं, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिविजनल डायरेक्टर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, सेक्शन मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, चार्ज हैंड्स, टीम लीडर्स, वर्कर्स, ये सब टॉल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। बाकी ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंट मैनेजर, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लैट। क्यों फ्लैट कह रहे हैं? बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा लेवल्स नहीं है, थोड़े से एम्प्लॉयज हैं, थोड़े से लेवल्स हैं। एंड यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। ओके, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। डीलेयरिंग, डीलेयरिंग हम किसे कहते हैं? डीलेयरिंग हम तब हो रही होती है कि जब हम टॉल ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट कर रहे होते हैं, तो हम डीलेयर करते हैं, एक एक करके लेयर्स को हटा रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड डीलेयरिंग। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैट स्ट्रक्चर। देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में हम क्या है, हम हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन वर्सेटैलिटी है थ्रू मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट टीम्स एंड मल्टी स्किलिंग, फॉर एग्जांपल इज द की टू फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे मल्टी फंक्शनल टीम्स हैं, कभी वो प्रोजेक्ट ए कर रही है, कभी प्रोजेक्ट बी कर रही है, कभी प्रोजेक्ट सी कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही टीम है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, कभी ये कभी वो कभी ये, तो दैट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, चंक्ड एंड अनग्लूड स्ट्रक्चर। चंक्ड एंड अनग्लूड के जब हम एक टॉल स्ट्रक्चर को चंक में कर रहे होते हैं डिवाइड, या अनग्लू कर रहे होते हैं, दिस मीन्स टीम वर्किंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन और एम्पावरमेंट, क्रिएटिंग स्मॉलर एंड मोर फ्लेक्सिबल यूनिट्स विद इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी अपने आप को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेगी, ताकि हर जगह काम स्मूथली होता रहे, हर डिपार्टमेंट अपने अपना काम स्मूथली करता रहे, किसी की वजह से डिले ना हो, एंड वो तमाम प्रोजेक्ट्स टाइम पे हो जाए। दिस इज कॉल्ड चंक एंड अनग्लूड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज आउटपुट फोकस स्ट्रक्चर। आउटपुट फोकस स्ट्रक्चर में फोकस किस पे किया जा रहा है? आउटपुट पे, कि अगर गोल अचीव हो रहा है तो इट डज नॉट मैटर कि काम कैसे हो रहा है, जैसे भी हो रहा है गोल अचीव होना चाहिए, तो आउटपुट फोकस स्ट्रक्चर। देन जॉबलेस स्ट्रक्चर। जॉबलेस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? द एम्प्लॉय बिकम्स नॉट अ जॉब होल्डर बट अ सेलर ऑफ स्किल्स, यानी जॉब नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी स्किल्स हैं। अब उसका एक स्किल है, किसी लॉयर का स्किल है, तो वो लॉयर अपनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है किसी एक केस के लिए, तो उसकी जॉब एज सच जॉब नहीं है कि उसकी सैलरी बेस्ड है, मगर क्या है कि प्रोजेक्ट वाइज, केस वाइज, तो ये जॉबलेस स्ट्रक्चर हो गया। देन इसी तरह सर्जन्स को सर्जरी मिल रही है, तो उनकी एक्सपर्टीज के बेस पर मिल रही है, दे आर सेलिंग देयर स्किल्स, तो कोई जॉब एज सच सैलरी बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। द ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, टीम्स, कंपनीज और स्टेक होल्डर्स। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि आजकल हमें एक फिजिकली दुकान, ऑफिस की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑपरेट थ्रू Amazon, थ्रू सोशल मीडिया, through Insta, through Facebook, we can create our virtual shops over there and we can do business, or we can run the organization remotely. Now, what is a hollow organization and what's a modular organization and what is a boundaryless organization? I'm giving you 2 minutes, go through this and then we will discuss.
जी, पढ़ लिया? ऑलराइट, लेट्स गो थ्रू इट। इन अ हॉलो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज को सेपरेट किया जा रहा है। कोर एक्टिविटीज क्या है? कोर, अब किसी भी इदारे में उसकी प्राइमरी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नाइकी। नाइकी क्या बनाता है? जूते। वो जूतों के लिए मशहूर है, जूता उसका प्राइमरी प्रोडक्ट है। बट वो उसके अलावा भी तो और भी चीजें बनाते हैं। नाइकी की टी शर्ट्स भी आती हैं, ट्राउजर्स भी आते हैं, स्पोर्ट्स वेयर भी आते हैं। तो वो सब क्या हो गया, उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब अगर नाइकी चाहे तो अपना सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दे और उसको बोले कि तुम बना के दे दो, मेरा टैग लगा के, मेरा ब्रांड लगा के दे दो, और वो खुद सिर्फ फोकस करे प्राइमरी प्रोडक्ट में, दैट इज द शू। दिस इज हाईली पॉसिबल। तो इसको हम कहते हैं हॉलो ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्प्लिट होती है कोर एक्टिविटीज, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड नॉन कोर एक्टिविटीज, दैट इज द नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें जो सेकेंडरी एक्टिविटीज आप सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि वो आपको करके देगा। नेक्स्ट, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, और हर कंपोनेंट एक अलग फैक्ट्री में तैयार हो रहा होता है। और ये एक खासा बड़ा काम होता है, हैवी काम होता है, और ये हैवी इदारे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एरोप्लेन। एरोप्लेन्स कहाँ बनते हैं? ये जहाँ बनते हैं, उनकी सीटें एक फैक्ट्री में बन रही होती हैं। एयरप्लेन का कॉकपिट एक फैक्ट्री में बन रहा होता है, एयरप्लेन का इंजन एक फैक्ट्री में बन रहा होता है, उसकी विंग्स दूसरी जगह बन रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं। एंड फिर ये सारे प्रोडक्ट्स एक जगह जमा होकर असेंबल किए जाते हैं। तो दैट इज अ मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपोनेंट बेस्ड या एलिमेंट बेस्ड ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑल नो कि वर्चुअल 5G, इंटरनेट, डिवाइसेस, सोशल मीडिया, इस सब ने आकर हमें इदारों को बाउंड्री लेस कर दी है। अगर मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, सो आई एम नॉट ओनली टीचिंग इन कराची, माय लेक्चर्स आर गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया को रीच आउट कर सकती हूँ सिर्फ यहाँ बैठे हुए। अ- और मुझे कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, कहीं कोई बाउंड्रीज क्रॉस करने की जरूरत नहीं। दिस इज हाउ बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट। Next, a very important terminology, span of control. What is span of control? It is basically the number of subordinates responsible to a superior. यानी कि एक हेड के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एक हेड के अंदर अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो वो 5 इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट, so the more non-supervisory work in a manager's workload, the narrower the span of control, the greater the delegation of authority to subordinates. The geographical dispersion of subordinate dispersed team requires more effort to supervise. अगर टीम इधर उधर हर जगह हर ब्रांच में मौजूद है तो फिर उनको सुपरवाइज करना जरा मुश्किल काम है। टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हम देख चुके हैं। स्केलर चेन किसे कहते हैं? स्केलर चेन इज द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द मोस्ट सीनियर टू द मोस्ट जूनियर। चेन ऑफ कमांड अब देखें, यहाँ टॉल ऑर्गेनाइजेशन में एमडी से इंस्ट्रक्शंस जाते जाते डिविजनल डायरेक्टर, फिर डिपार्टमेंट डायरेक्ट मैनेजर, फिर फलाना मैनेजर, फिर फलाना सुपरवाइजर, हत्ता के वर्कर्स तक पहुंचे, तो उनका स्केल ऑफ, इनका जो स्केलर चेन है वो बड़ा है, लंबा है, लॉन्ग है, वेरएज इनका स्केलर चेन शॉर्ट है। तो दिस इज द स्केलर चेन फ्रॉम द सीनियर टू द जूनियर जो कमांड जा रही है। इसकी जो भी है प्रोज एंड कॉन्स आपने खुद देखने हैं। डी लेयरिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स फ्रॉम बॉटम टू अप। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग में क्या फर्क है? आफिया, एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग? आई एम वेटिंग फॉर यू टू टाइप इन द चैट बॉक्स।
आउटसोर्स हम विद इन कंट्री करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सप्लाईज, ऑफशोर मींस इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. ओके, that's right. Outsourcing, if we are outsourcing a product or service, we are basically approaching another contractor, another company कि आप हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट तैयार कर दीजिए. Like for example, we have the mobile over here. ये मोबाइल हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, हम इसको बनाएंगे, मगर इसका चार्जर, इसका कवर, इसका प्रोटेक्टर और इसकी जो भी लवाजमात है, ईयरफोन्स में भी हम किसी थर्ड पार्टी को बोल दें कि आप मैन्युफैक्चर करके दे दो, उस पर सैमसंग का लोगो लगा देना और हमें भिजवा देना. तो ये होती है आउटसोर्सिंग. But when we talk about offshoring, it means that we are sending work across the boundaries or across the borders. हम यूके में बैठे हैं तो हम इंडिया से किसी कंपनी को बोल रहे हैं कि हमारे लिए कॉल सेंटर की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें. तो दिस इज ऑफशोरिंग. ठीक है, आप जब बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो ऑफशोर हो जाता है. जब आप बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे होते, अपनी ही कंट्री में होते हैं, तो दैट इज आउटसोर्सिंग. नेक्स्ट, levels of strategy in the organization: corporate level, business level, operational level. corporate level में आप क्या कर रहे हो, तो डायरेक्शन सेट कर रहे होते हो पूरे इदारे का. विजन, मिशन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, अगले 50 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, अगले 100 साल में कहाँ देख रहे हो. दे आर सेटिंग द विजन एंड डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. whereas business, they are basically targeting the market कि कौन सा मार्केट हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है. they are studying the market, how to gain benefit from that market, how to make sure that that market is attracted to our product and that market buys our product and services and therefore makes our business successful. तो ये उस तरह की strategy decide कर रहे हैं. whereas operational या functional exactly actually बैठ कर क्या कर रहे हैं, रूटीन का काम कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस काम कर रहे हैं. so these are the 3 levels in which the organization is operating. ठीक है जी, ये सारा टेबल एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, कि वो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज देख रहे हैं, एनवायरनमेंट देख रहे हैं, रिसोर्सेज देख रहे हैं, वैल्यूज, टाइम स्केल, कॉम्प्लेक्सिटी. whereas business strategy is how to approach a particular product market area. functional R&D, purchasing, production, direct service provision, marketing, administration, finance, ये सारी चीजें देख रहे हैं. human resource management, information systems and so on and so forth. एंथनी एक हायरार्की प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें अगेन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्ट्रेटेजिक एपेक्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेकंड लेवल इज टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड द थर्ड लेवल इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट्स द डिफरेंस? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि सेंट्रलाइज्ड एक ही हेड ऑफिस से सारी पॉलिसी, सारी इंस्ट्रक्शंस, सब कुछ वहीं हो रहा है. Decentralization, the centralized, the head office has delegated the authority and given the authority to the other branches, to the other segments of in the country कि वो सब अपना अपना खुद चलाएं. अथॉरिटी उन्होंने पास डाउन कर दी है. दैट इज डिसेंट्रलाइज. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपने खुद से देखना है. एंड इसके अलावा अगर कहीं पे कोई फंसते हो आप घर में तैयारी करते हुए, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं समझ आता, यू कैन श्योरली कम बैक एंड आस्क. ओके, सो वी हैव अ क्विक क्विज ओवर हियर, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करें. व्हाट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? जल्दी जल्दी, आई एम गिविंग यू 5 minutes. क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7. जिसको आप सॉल्व करते जाए, आंसर चैट बॉक्स में डालते जाए. फंक्शन, ठीक है.
ओके दैट्स ग्रेट माशाल्लाह, आपने सारे जवाब जो हैं 3 का डी वेरी गुड, 5 का फॉल्स एक्सेलेंट, 6 का नैरो एंड 7 का बी, एक्सेलेंट जॉब आफिया, आई एम सो ग्लैड दैट यू डिड इट। सो दैट्स ग्रेट। यहाँ आज की क्लास यहीं तक, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। कोशिश करें कि साथ साथ पढ़ाई करें, रिवीजन किट के क्वेश्चंस कर लें, ये कर लें, तो इससे आपको क्या है आसानी होगी। मैंने डेडलाइन जो दी है बेसिकली, अगर हमारी हफ्ते में क्लासेस कंप्लीट होती हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर एंड तक यू गाइस विल बी रेडी टू अपेयर फॉर द एग्जाम, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे, भरपूर करेंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।